हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को भी एक बेहतर दिशा दे चुके होंगे। यहाँ पर ज़रूरत है हमें जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का, क्योंकि यही समय मिल पाता है। इसके बाद का जो समय होता है एग्जाम के पास वाला, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे रिलेटेड अभ्यास करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जो हमें एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस दिलाती है। और बिना कॉन्फिडेंस के आप भी जानते हैं किसी भी जंग को जीता नहीं जा सकता है। ये हम अपने भी अनुभव से आपको बता पा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हमने देखे अपनी लाइफ में, उनके खुद के अनुभवों को भी उन्होंने हमसे साझा किया, तब वो बता पाए कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी रह गई थी सर, और हमें चीज़ों को थोड़ा सा मिस करके चले आए। तो आपके लिए एक अच्छा सा सजेशन यही है, और आप खुद भी जानते होंगे कि अभी जितना हो सके अपने सभी सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया जाए, यानी चैप्टर्स को क्लियर कर लिया जाए, और इसके बाद जुट जाया जाए उनकी प्रैक्टिस में। लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ पर अलग किया है। हमने आपको बोला था कि हम मैथ्स के जो चैप्टर्स आपके इसमें आने वाले हैं, 6 से 7 चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा कोई है नहीं, बेसिक से हैं, तो उनको हम कवर करेंगे, टॉपिक वाइज कवर करेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ पर अपने प्लान को चेंज किया है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि दोनों चीज़ें शुरू कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी शुरू कर रहे हैं और चैप्टर्स को भी रेगुलर वे में पढ़ाएंगे जैसे उनको पढ़ाया जाना चाहिए, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी उन्हीं पर्टिकुलर जो भी टॉप चैप्टर्स होंगे उसमें कराएंगे। यहाँ पर ये प्रैक्टिस का अलग से मैथ का कराने का मेरा रीज़न यही है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिक ऑलरेडी पहले से ही क्लियर है, बहुत सी परीक्षाएं दिए हुए भी होते हैं, तो उनको सिर्फ ज़रूरत होती है एक अच्छी प्रैक्टिस की, जहां पर आपको उस लेवल के सवाल मिल पाए जो यूपी करा रही है अपनी प्रीवियस एग्जाम्स में, उसने कराए हैं, उस लेवल का आपको क्वेश्चन मिल पाए, ताकि आप उनको यहाँ पर जब डेली प्रैक्टिस करें तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पर बहुत ही अच्छा हो। जैसा कि हमने डीआई यानी ग्राफ और टेबल में भी हमारे 3 क्लासेज हमने कराए हैं जो प्रैक्टिस बेस ही हैं, और बहुत अच्छे से उस पर रिस्पॉन्स भी बच्चे दे रहे हैं, यानी उसको पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश का भी प्रैक्टिस हम शुरू कर चुके हैं, 2 वीडियोज आपको यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से मैथ का भी एक क्लास शुरू करो, और ये पहला क्लास है प्रैक्टिस का। आप इसको देखिए, देखने के बाद आपको लगेगा कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है, और पढ़ने के बाद आपको भी जब आप अपने घर पे रखे हुए प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल फील होगा। तो चलिए आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, √3 इंटू 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3√3। ठीक है, तो यहाँ पर किसका मान हमें पता करना है, n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ा आसान है, लगा लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। चलिए यहाँ पर √3 और यहाँ पर एक √3 है, तो यहाँ पर घात 5 और यहाँ पर केवल √3, तो इस √3 से हम इसकी कम से कम घात को 5 की बजाय कितना कर सकते हैं, 4, क्योंकि √3 कितनी बार लिखा होगा, 5 बार, और एक √3 यहाँ पर है तो हम काट देंगे तो कितनी बार रह जाएगा, 4 बार। अब एक चीज आपने देखी होगी कि अगर √3 में गुणे √3 हम करें तो इसका मान कितना हो जाता है, 3 इसका मान हो जाता है। कैसे हो जाता है वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप √3 का स्क्वायर भी चाहे इसको कर सकते हैं, और आपको पता है कि रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 घात, और 2 ऊपर ये पहले से चल रही थी तो 2 से 2 कट जाएगी तो मान कितना आ जाएगा, 3। ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, बेसिक सा है ये। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है। अब यहाँ पर √3 है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये अपने आप में कितना बनेगा, जाके √3 4 बार लिखा जाएगा, तो 2 बार √3 मिलकर कितना हो जाएगा, 3, और एक और 2 बार होगा तो उसका मान भी कितना हो जाएगा, 3, यानी कि √3 का मतलब हो जाएगा 3 में गुणे 3। ठीक है, अच्छा इधर क्या चल रहा था, 9 और यहाँ है 3 इंटू, अच्छा ये यहाँ पर लिखा नहीं है, 3n था यहाँ पर, तभी n का मान पूछ रहा था, इसमें लिखा नहीं 3n। ठीक है, तो 3n इंटू 3 बचा है। अब देख लीजिए आप, इसको यहाँ पर 9 हो जाएगा ये भी, और 9 यहाँ पर है, तो आप एक बार लिख ही लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब बेस समान है और गुणे में संख्याएं होती हैं तो घातें आपस में कैसी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और गुणे में है तो इसकी घात 1 मानी जाती है, आपको पता ही होगा, होती है 1 घात, तो ये आपस में कैसी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो n+1 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 9, और इसको भी कर लीजिए तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, बराबर 3n+1। चलिए यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ बेस कितना है, 3 है, और यहाँ पर कितना है, 9, इसको भी चेंज कर लेते हैं और हम बेस समान कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं, और पूरे का तो ऑलरेडी 3 चल रहा था,
तो 3 की पावर n+1 इधर। अब देखिए ये गुणा हो जाएगा तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 6 बराबर 3 की पावर n+1। यहाँ पर बेस समान है तो हम घातों की तुलना आपस में कर सकते हैं। तो यानी हो जाएगा 6 बराबर n+1, तो n का मान कितना हो जाएगा, एक इधर घट जाएगा तो मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर n का मान 5 आएगा। अब एक सेकंड में इसको दोबारा समझ लीजिए कैसा था। √3 की पावर 5 था इंटू 9 स्क्वायर था इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 इंटू √3 था। ठीक है, तो n का मान हमसे पूछा गया था, यानी जो 3 की घात n लगा था उसका मान पूछा गया था। इस तरह का सवाल जब भी आता है तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि इसमें आखिर में घातों की ही तुलना की जाएगी और उसके लिए क्या करना होगा, हमें बेस समान करने होंगे दोनों तरफ। यहां पर हमें पहले से दिख रहा है कि बेस कितना है 3 है, तो यानी हम यहाँ के भी बेस को क्या बनाने की कोशिश करें, 3 बनाने की कोशिश करें। पहले तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। √3 से इसकी एक घात कट रही थी तो हमने काट दिया, घात बची 4। अब देखिए यहाँ पर √3 को 4 बार जब गुणा करेंगे तो एक बार 3 यानी 9 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, और 9 स्क्वायर चली था ये तो पहले से चल रहा था, बराबर 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1, ये जो 3 बचा उसकी पावर 1। ठीक है, अब ये 9 तो यहाँ घात 1, तो ये फिर से घातें जुड़ जाएंगी तो 9 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बेस 3 है और यहाँ पर n है, यहाँ पर 1 है, तो घात कितनी हो जाएगी n+1। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि कैसे हुआ। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पर 3 है, इसको भी हमें बेस 3 ही करना है, तो इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और का क्यूब पहले से चल रहा था, तो ये टोटल घात कितनी हो जाएगी, स्क्वायर और का क्यूब, तो 3 की घात 6 हो जाएगी, बराबर 3 की घात कितना चला था 9+1। अब बेस दोनों तरफ समान है तो आप पावर की क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी 6 का मान कितना होगा n+1, तो n का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे से बता दिया क्योंकि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इसमें थोड़ा सा और लेंदी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आराम से आप कर पाओगे और काफी सारे भी प्रैक्टिस में भी आते ही रहेंगे ऐसे क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपिका 4.0 सेंटीमीटर की रेखा को 4.1 सेंटीमीटर मापती है। देखिए उसको मापना कितना चाहिए था 4 सेंटीमीटर और उसने माप कितना दिया है 4.1 सेंटीमीटर, गलत मापा है। तो माप में जो गलती हुई है उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी कोई चीज कैलकुलेशन में गलत हो जाती है तो हमसे हमेशा यही प्रतिशत में सवाल पूछा जाता है कि जो गलत हुआ है वो कितने प्रतिशत हुआ। ये बहुत सवाल पूछा जाता है, एसएससी वगैरह में ये काफी पूछा जाता था। चलिए इसको देख लेते हैं, बहुत आसान होता है इसको लगाना। चलो तो क्या था, उसको 4 मापना चाहिए था, मतलब सही क्या था, सही था 4, 4.0, गलत क्या उसने, मतलब उसने माप क्या लिया जो कि गलत था 4.1। ठीक है, अब हम पहले तो देखते हैं कि गलत हुआ कितना है, मतलब गलत हुआ कितना है। तो आप कहोगे सर ओनली 0.1 की गलती की है उसने, 4 की जगह 4.1 कर दिया तो 0.1 की गलती हुई है। अब 0.1 की गलती हुई है और अगर हमें गलती का प्रतिशत निकालना हो तो हमेशा जो गलती हुई है वो किस पे हुई है, यानी क्या होना चाहिए था, आधार में क्या रहेगा, तो सही क्या था 4, यानी कि 4 उसको करना चाहिए था, लेकिन 0.1 की क्या हुई है, उस पर एरर हुई है। तो एरर का परसेंट कैसे निकालेंगे, जितने की एरर हुई है वो ऊपर कर देंगे और जो होना चाहिए था यानी सही वाला उसको नीचे रखेंगे बेस में। और आपको हम कई बार बता चुके हैं कि प्रतिशत लगाने के लिए कितने का गुणा कर देते हैं 100 का। इसको जब आप काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा 25 टाइम्स, तो यहाँ पर 0.1 था तो आंसर कितना हो जाएगा 2.5% की एरर उससे हो गई है जब उसने 4 को 4.1 कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से करते जाओगे। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए ये दो संख्याओं का योग 137 है। दो संख्याएं तो आपको पहले से पता होंगी, हमेशा हम लोग क्या मानेंगे x + y। दो संख्याओं का योग 137 है और अंतर और x - y कितना है 43 है, तो संख्याएं क्या होगी। अब इसमें भी क्या ही आप लगाओगे, मतलब आप चाहो तो इनमें देख लो ऑप्शन में किन दो संख्याओं का योग कितना हो रहा है 137, तो आपको लगेगा 9047 है। और किसी भी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका योग कैसा हो 137 हो। लेकिन बेसिक तरीका क्या है, आप इनको जोड़ दीजिए, 2x बराबर निकल आएगा कितना 730 और 4 3 7 1 8। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 90। तो एक संख्या 90 कहाँ पे थी तो दूसरी क्या हो जाएगी 47। ठीक है, बाकी बाय ऑप्शन इसको सबसे पहले तो ट्राई करो इसको कैसे लगाने की, इस तरह का क्वेश्चन बाय ऑप्शन लगाने की, कैलकुलेशन ना करना पड़े, समीकरण ना हल करने पड़े, बाय ऑप्शन पहले देख लो। अगर आपको लग रहा है 2-3 ऐसे बाय ऑप्शन में मिल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हल भी कर लो, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है यदि p इज इक्वल टू 99 हो तो p बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में ये काफ़ी पूछा जाता रहा है कई सारे एग्जाम्स में, और यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन में गिनती होगी इसकी। तो चलो देख लेते हैं। यदि p इज इक्वल टू 99 हो तो p इंटू और किसका मान चाहिए, p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए, ये इस तरह का एक टाइप ही होता है और ये ऐसे ही आएगा, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि हम इसमें क्या करें, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए वैल्यू भी कैसी दी है 99, मतलब 99 का तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ पक्का होगा, या तो ये जुड़ेगा ही, घटेगा तो वो भी नहीं, 100 इसको किया जाएगा। अब वो कैसे हो सकता है, इस तरफ आप देखिए p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 है। हमें कुछ कुछ याद आ रहा है कि ये फॉर्मूला बन सकता है। कब बन सकता है, जरा इसको पहले अंदर चला दीजिए। तो था क्या, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ये था। अब इसको आप अंदर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p। तो हम लोगों को याद आने लगा ये क्यूब वाला फॉर्मूला है, लेकिन पूरा नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है। तो कमी क्या है, अगर एक हम यहाँ पर एक जोड़ दें और एक घटा दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। हमने अपनी तरफ से एक जोड़ भी दिया और अपनी तरफ से एक घटा भी दिया, हमारे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई उसके मान में अंतर तो पड़ नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ से एक चीज मिल गई हमें, अगर आप इस पूरे पे नजर डालेंगे तो ये बन गया है क्या, p प्लस 1 का होल क्यूब। ये बन गया है p प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ तो इसको हम नहीं ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ सवाल अपना लग चुका है और -1 चल रहा है, और p प्लस 1, p का मान कितना था 90 प्लस 1 का होल क्यूब -1, और ये 100 हो जाएगा, 100 का होल क्यूब -1, तो 100 का कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हुई कि नहीं हुई, 6 और -1। तो जब हम इसको घटाएंगे तो क्या क्या आ जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 9,99,999 मान आ जाएगा, 9,99,999,999, सॉरी 3 3 6 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ये कैसे हुआ, p प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम इसको आपको बता देते हैं कि अगर ओपन करते हैं तो क्या आएगा, p प्लस 1 का होल क्यूब यानी a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब। हम उसी को करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, एक का क्यूब करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b यानी p प्लस 1, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब इसको आप देख लीजिए, p क्यूब प्लस 1 प्लस 3p, और इसको 3p ही है, 1 से तो कोई मतलब नहीं, तो p स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 3p। अब बन गया अपना p क्यूब, और ये लिख दीजिए पहले प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, और ये जो था ये प्लस 1 इधर कर दीजिए। यही तो मान ये था कहाँ पर, ये वाला, जिसके लिए हमें एक जोड़ना पड़ा था अपनी तरफ से और एक घटाना भी पड़ा था, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से इसको कर सकते हैं। बाकी आप चाहो तो p के मान यहाँ लगा सकते हो 99 को आप 100 माइनस 1 करके लगाइए, यहाँ पर भी 100 माइनस 1 करके स्क्वायर कीजिए, इस तरह से भी कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, बट वो इतना सिंपल नहीं होगा जितना सिंपल ये है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। देखिए कितने थे, 40 स्टूडेंट्स थे, 40 स्टूडेंट्स थे, और उनका जो एवरेज था प्राप्तांकों का वो कितना था, 86 था। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाता है तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। तो 5 सर्वाधिक को निकाला जाएगा तो कितने बचेंगे, हाँ ये सर्वाधिक, देखिए एक चीज और बता दे, आगे पूरा पढ़ लो, शीर्ष 5 छात्रों का औसत अंक बताइए। ये 5 जो निकाले जा रहे हैं ये 5 छात्र हैं, और कौन वाले, टॉपर्स वाले। तो टॉपर कौन से निकाले जा रहे हैं, 40 जब छात्र थे तो उनका एवरेज हो रहा था 86, हमने लिख भी दिया है, 40 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या हो रहा था, 86 हो रहा था। लेकिन जब 5 हायर स्कोर वाले बच्चे चले जाते हैं तो जो बचते हैं तो उनका औसत कितना हो जाता है, 1 कम हो जाता है, यानी 35 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 1 कम, मतलब कितना हो जाएगा 85, ठीक है 85 हो जाएगा। शीर्ष 5 छात्रों का औसत अंक बताइए, जो 5 गए हैं उनका बताइए। देखिए
इसको लगाने के दो तरीके हैं, एक तो ये जो हम लगाने जा रहे हैं, दूसरा बेसिक वाला है जिसमें कुछ नहीं करना होता 40 का। अभी उसको भी बताएंगे कि इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, डिफरेंस निकालो और उनका औसत निकाल दो, वो बताएंगे बाद में, पहले इसको समझ लीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। औसत में अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आते हैं कि एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं, 12वां कोच है, तो 11 खिलाड़ियों का औसत वजन मान लो, अगर औसत वजन 55 किलो है और 12वां जब कोच आ जाता है तो उनका औसत वजन कितना हो जाता है, 58 हो जाता है, तो उसका वेट कितना है कोच का। इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं, पारियों में रन बनाने वाले क्वेश्चन रहते हैं, मौसम टेम्परेचर वाले क्वेश्चन रहते हैं, 3 दिन का ये टेम्परेचर, 3 दिन का दूसरा टेम्परेचर, तो इस तरह के सवाल जहां पर होते हैं आपका ये कॉन्सेप्ट हर जगह फिट बैठेगा जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्या था, 40 स्टूडेंट्स का एवरेज था 86, यानी यहाँ पर मोटा मोटा सोच के चलिए 40 में 40 सबका वजन था 86 केजी सबका था। ठीक, अब क्या होता है, इससे 5 चले जाते हैं और बचते कितने हैं, -5, और बचते कितने, 35 स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर बनता है मतलब 85 बनता है, मतलब अब हर किसी का 85 हो गया। तो जो 5 गए हैं, कौन वाले, गए छात्र, उनके साथ क्या हुआ ये जरा देखिए। 5 जो गए हैं, अगर हम उनके औसत की बात करें तो 86 था सबका, जब सब थे तो 86 तो वो लेके गए ही होंगे, क्योंकि जब ये थे तब पूरे का 86 था, तो इनका 86 तो इसको रहा ही होगा, ये तो मान ही लीजिए। प्लस ये ज्यादा क्या लेके आए हैं, ये कितना ज्यादा लेके आए, 86 तो लेके आए, लेकिन ये इन लोगों का कम करके आए हैं, कितना कम करके आए हैं, 35 लोगों का कम करके आए हैं, और कितना करके आए हैं, ये आप देखिए एक एक कम करके आए हैं। 86 होना चाहिए था, वो जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इस 85 की जगह यहां पर भी क्या रहता, 86, वो जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 40 थे उनका 86 था और 35 का भी 86 बना रहता तो कोई फर्क तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका भी 86 हो जाता जो गए थे 5, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुआ क्या था, हुआ ये है कि वो कम करके चले गए और इसका बचा है ओनली 85। तो अब यहां देखो औसत में कम कितना करके गए हैं, औसत अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज में तो एक कम करके गए, लेकिन कितने लोगों का, 35 लोगों का, कितने लोगों का, 35 लोगों का, तो 35 लोगों का कम करके गए हैं। तो आप देखिए मान कितना कम करके गए होंगे, मान में कमी कितनी करके गए होंगे, 35 की ही करके गए होंगे, सबका एक एक लेके गए होंगे, तभी तो 86 का 85 बचा, 35 की ही कमी करके गए होंगे। अब ये 35 उन अगर 5 लोगों में बटे तो उनका औसत कितने का, 5 का। आप समझिए जो लिख रहे हैं उससे कोई मतलब ना रखिए, मान में कमी कितनी की होगी उन्होंने, 35 की, लेकिन अब वही 5 में बटेगा जाके, जो ये आए हैं, तो 5 का औसत कितना बनेगा जाके, आप भी कहोगे सर 35 में 5 का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, यानी कि ये कितना, 7 लेकर आए होंगे अपना खुद का अलग अलग एवरेज। तो आप इसमें 7 और जोड़ दीजिए और आपका हो जाएगा 7 6 13 यानी 93। तो उनका एवरेज जो होगा प्राप्तांक वो कितना होगा, 93। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। रिपीट हम नहीं करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप आराम से इसको बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखो। अगला है, एक व्यक्ति ने अपने बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति के पौधे की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर है। देखिए उसने पौधे कितने लगाए हैं, उसने पौधे लगाए हैं 2025। ठीक है, पौधे लगाता है, किस प्रकार लगाता है, प्रत्येक पंक्ति के पौधे की संख्या, जो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है वो कुल पंक्तियों के बराबर है। जैसे यहाँ पर आपको बना के ही दिखा देते हैं, मान लीजिए उसने 4 पंक्तियां बनाई, तो सभी पंक्तियों में पौधे भी कितने कितने लगाएगा, वो 4 लगाएगा, वो ये बात कह रहा है। ठीक है, कितने कितने लगाएगा, 4 पौधे लगाएगा, यही कह रहा है। एक व्यक्ति ने अपने बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर है। ठीक है, तो बाग में कुल पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो ये बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर ये जो हमने बनाया है इसमें कुल मिला के कितने पौधे लगे हैं, तो आपको अगर हम कुल पूछ दे पौधे कितने हैं, कुल पौधे कितने हैं, तो आप यही कहोगे एक में कितने हैं, 4, क्योंकि सभी में 4 हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और पंक्तियां कितनी हैं, 4, तो हम 4 का गुणा कर देंगे, यही तो हुआ।
और हम कह रहे चलो नहीं 4 नहीं 5 कर लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, तो पौधे कितने हो जाएंगे, एक पंक्ति में है 4 तो गुणे 5 यानी कितने पौधे हो जाएंगे, 20 पौधे हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी कि एक पंक्ति में पौधों की संख्या में गुणे पंक्तियों की संख्या बराबर निकल आएगा कुल पौधों की संख्या। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब उसको देखते हैं क्वेश्चन को। वो ये कह रहा है कि अगर 2025 पौधे हैं, ये हैं पौधे, 2025 पौधे हैं, तो जितने इसमें पौधे हैं एक पंक्ति में, मान लो एक पंक्ति में x पौधे हैं और इतनी ही पंक्तियां बनती हैं, जाके x पंक्तियां बनती हैं, तो पौधों, तो फिर क्या पूछ रहा है, कुल पंक्तियों की संख्या। तो x स्क्वायर बराबर 2025, तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा, इसका 5 और 4 चौको 16 यानी 4, तो कितना आ जाएगा 45, यानी पंक्तियों की संख्या भी 45 होगी और हर पंक्ति में पौधे भी कितने कितने होंगे, 45 होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, यदि 6 की पावर m इज इक्वल टू 46656 हो तो 6 की पावर m - 2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इसी को सिंपल कर लेते हैं। क्या सिंपल किया जा सकता है, 6 की पावर m अपॉन 6 स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि यहां पर 6 की घात -2 है और -2 का मतलब वो चीज कहां पर होती है, भाग में होती है, तो इसीलिए हम 6 का स्क्वायर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको अगर फिर से लिखना चाहोगे तो 6 की पावर m और ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 6 की पावर m - 2 ही हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब क्या करते हैं इसको, और यहां पर हम मान लगा देते हैं 6 की पावर m का, क्या था 4 6 6 5 6 डिवाइडेड बाई, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ठीक है, 36 का आप यहाँ पर काट दीजिए, 12 3 36 और 12 3 36, कितना बचेगा 10, 106, 12 8 96, कितना बचा है 6 4 10, 105, 12 8 96, 105 और 5 4 9 12 8 96। ठीक है, 3 से काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 3 1 3 और 8 3 दूनी 6, 2 बचा 28 हुआ, 3 निम 27 और 1 18, 3 4 18, तो कितना हुआ 1296। मान क्लियर हो गया इसका, क्योंकि हमें 6 की पावर m का मान दिया था तो इसको भी हमने उसी फॉर्म में बना लिया 6 की पावर m, और जो -2 था इसको नीचे ले आए और आराम से हमारा कैलकुलेशन हो गया, छोटा सा कैलकुलेशन था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला, यदि a का वेतन b से 50% अधिक है, ये रहा a ये रहा b, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो, a का वेतन b से 50% अधिक है, अगर b का 100 है तो a का 50% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा 150, a का वेतन b से कितना है 50% प्लस है, तो ये 100 हो जाएगा, 50% ज्यादा 150 हो जाएगा, यानी इनके वेतन में ये हो जाएगा। अगला वो पूछ क्या रहा है, तो b का वेतन a से, इस बार किससे तुलना करनी है हमें, a से, तो a से b का वेतन कितने प्रतिशत कम है, तो देखो पहले कितना कम है, पहले तो कम बताओ, कम कितना है, आप कहोगे कम जब ज्यादा है तो कम कितना है 50। ठीक है, 50 कम है, लेकिन ये हमें प्रतिशत में कैसे निकालें, b का वेतन a से कितने प्रतिशत कम है, 50 कम है और तुलना किससे करनी है, a से, तो बेस में क्या रहेगा 150, 150 में रहेगा बेस में, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो जब इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 100/3 आ जाएगा, मतलब इसका कितना आ जाएगा 33 1/3 प्रतिशत। अच्छा, इसको सही नहीं लिखा, 1/3%। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखिए बाकी इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। 50% को जो डायरेक्ट करते हैं वो कितना करेंगे 1/2। देखिए यदि a का वेतन b से, तो यहाँ पर ये किसका हुआ, ये हुआ b का, ये किसका हुआ b का, क्यों, क्योंकि तुलना किससे करी जा रही है b से, तो 1/2 है और ये क्या है ज्यादा है। फिर से समझिए, a का वेतन b से 50% ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, अगर b का 2 है तो उससे 1 ज्यादा है किसका a का, तो a का कितना हो गया 3 हो गया, तो a का हो गया 3, b का हो गया 2। अब वही चीज यहाँ पर आ जाएगी कि b का वेतन a से कितना कम है, तो b का कितना कम है, आप कहोगे सर a की तो कम है और किससे a से, तो a आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा 33। ठीक है, किसी भी तरह से लगाओ। अच्छा, ये तरीका क्यों कब फॉलो किया जाता है ये भी आपको बता दें, जब हमारा ये परसेंटेज कुछ अलग ही तरीके का हो। ठीक
ठीक है ना। बहुत सही बटा में दिया हो 14 सही 2/7 ऐसे करके कुछ भी दिया हो, मतलब 37 सही 1/2 ऐसे करके दिया हो, तो आप बताओ इस तरह से लगाओगे अगर 100 और 150, यहाँ तो 50 था तो आराम से हो गया 150, लेकिन कहीं इस तरह के कोई परसेंट दिए हो तो आप कैसे करोगे। तब तो यही तरीका है ना कि इसको आराम से क्या कर लो 75/2 कर लो, ठीक है, और बटे 100 कर दो। तो यहाँ पर तब आराम से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब ये वाला तरीका अपनाया जाता है। कौन वाला? परसेंट को भिन्न में बदलने वाला। हालांकि इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा होगी, चैप्टर में भी होगी जो पढ़ाया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस में भी अभी बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर इसको इतना ही देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या था? 13 परिणामों का औसत 70 है। फिर से वो ऐसे ही क्वेश्चन आ गया। 13 का एवरेज जो है, 13 यूनिट का एवरेज कितना है? 70 है, ठीक है। प्रथम 7 का, हाँ ये क्वेश्चन एक होता है, देखिए इसमें दे देंगे प्रथम 7 का भी औसत ही दे रहे होंगे, और कितना दे रहे होंगे? 65 है। और अंतिम 7 का दे रहे होंगे, ये एक टाइप होता है क्वेश्चन का एवरेज में, और अंतिम 7 का दे रहे होंगे, और वो कितना दे रहे होंगे? यहाँ पर तो 75 दे रहे हैं, ठीक है। अब हमसे 7वां ही पूछा गया होगा, ऐसे ही बनता ही है ये क्वेश्चन, ही ऐसा बनता है। 7वां परिणाम क्या होगा, ठीक है। 13 का है 70, प्रथम 7 का है 65, और अंतिम 7 का है 75। तो हमसे 7वां पूछ रहे हैं, ये कुछ किस तरह से बनेगा? 7 परिणाम इधर, 7 इधर, 1 कॉमन, तो मतलब इधर कितने हुए? 6 6 6 6 12 और 1 13, ये कॉमन वाला, ये कुछ इस तरह से है, इंटररेट करा और यही वाले का मान पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। इसको भी लगाने के कई सारे तरीके हैं। अच्छा, उसके बारे में हमने बेसिक नहीं बताया था। इसको लगाने के तरीके क्या है? आप चाहो तो 13 का गुणा किस में कर दो? 70 में कर दो, और यहाँ से इसका एक मान आप निकाल लो। फिर आप क्या करो? 7 का गुणा किस में कर दो? 65 में। इसमें 7 का गुणा कर दो, एक मान आपका आ जाएगा। फिर 75 में कितने का गुणा करो? 7 का, इसका भी एक मान आ जाएगा। अब देखो, ये पहले 7 का आया, ये दूसरे 7 का आया, इन दोनों को आपस में क्या करो? जोड़ दो, और जो इसका मान आए इन दोनों से इसको क्या कर दो? घटा दो। आपको बात समझ में आ गई होगी। 13 का एवरेज 70 है, तो 13 का योग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 13 का योग। प्रथम 7 का एवरेज 65 है, तो प्रथम 7 का योग यहाँ पर आ जाएगा, योग आ जाएगा। अंतिम 7 का योग यहाँ पर आ जाएगा, इस 7 का योग, इस 7 का योग, यानी 14 का योग हो गया। 13 का योग ऊपर दिया, 14 से 13 का योग घटाएंगे तो किसका? 1 का योग बच जाएगा, जो कौन सी संख्या होगी? 7वीं, जो दोनों में कॉमन आ रही है। अब हमें ऐसे लगाना नहीं है, हमें कैसे लगाना है? हमें लगाना है इसको इस तरह से। देखिए अभी समय बहुत है, तो हम लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की और टेंशन लेने की ज़रूरत तो है नहीं, तो इसीलिए आराम से कर सकते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारा? था 13 यूनिट का जो एवरेज है वो कितना दिया था? 70। जो 7 यूनिट का दिया था, जो प्रथम वाले थे एवरेज, उनका दिया था 65, और अंतिम 7 का यूनिट का दिया था एवरेज, वो कितना दिया था? 75। हमसे पूछ रहे थे 7वां। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि कितने का डेविएशन हो रहा है, कितने का अंतर पड़ रहा है। देखिए आप देखोगे तो 70 से 65 हो रहा है। कितना हो रहा है? 65, यानी कितने का अंतर हो रहा है? सॉरी 5 का। कितने का अंतर हो रहा है? 5 का। 70 से 65 आ रहा है, यानी 5 माइनस का, यहाँ लिखने की जगह थोड़ी सी कम है, बना ही लेते हैं जगह। कितने का अंतर हो रहा है? आप कहोगे सर -5 का हो रहा है। ये -5 क्या है? ये था औसत, ये भी है औसत, तो -5 भी क्या होगा? औसत। -5 औसत कम हो रहा है, और वो कितने यूनिट का हो रहा है? 7 यूनिट का। तो यहां पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 7, तो कितना आ जाएगा? 7 पना 35 -35। इधर देखिए 7 यूनिट का हो रहा है 75, और अगर हम 75 की बात करें तो ये कितना हो रहा है? आप कहोगे +5 जा रहा है, इसके एवरेज से इसका एवरेज 5 ज़्यादा जा रहा है। कितने यूनिट का जा रहा है? ये भी 7 ही का जा रहा है, तो इसका कितना आ जाएगा? 7 पना 35, लेकिन प्लस के। तो देखो एक तरफ तो 35 माइनस में हो रहा है, एक तरफ 35 प्लस में हो रहा है, यानी कोई भी नेट डेविएशन नहीं निकल रहा है। अतः इस 7वें का मान जितना ऊपर मान था, यही मान इसका हो जाएगा 70। अगर इनका कम ज्यादा निकलता, सपोज करो इनका इसमें माइनस वाला बड़ा हो जाता, माइनस का 5 बच जाता, तो फिर औसत हो जाता माइनस, या माइनस का समझ लीजिए 2 बच जाता, तो औसत हो जाता 68।
और अगर प्लस का 2 आ जाता, मतलब इनको घटाने और जोड़ने के बाद में कितना बच जाता, +2 बच जाता, तो औसत आ जाता कितना, 72। लेकिन यहाँ नेट डिविएशन 0 आ रहा है, तो जो औसत था पहले वही औसत बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो। पहले तो 4 अंकों का सबसे छोटा हम संख्या लिख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसकी गिनती होती है कि सबसे बड़ी संख्या पूछ देते कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इतनी संख्या से कटे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, या कितने भी अंक की पूछ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का। इसको सॉल्व करने का तरीका आप देखिए। 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो, तो हमें तो नहीं पता वो कौन सा होगा, लेकिन हमें 4 अंक का सबसे छोटा नंबर जरूर पता है, और वो संख्या क्या होती है, 1000। हम 7 से भाग लगा देंगे इसको, तो कितना जाएगा, 7 × 7 3 0, 7 × 4 = 28, 2 0 और 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 6। अब आप ये देखेंगे कि ये 6 शेष बच रहा है। बहुत ध्यान से देखना, इस तरह का क्वेश्चन जो लोग लगा लेते हैं वो तो लगा ही लेते होंगे, जो 2 4 10% नहीं जानते होंगे वो इसको समझ लीजिए। हम ये देखिए, जब 1000 में हमने भाग लगाया, क्योंकि ये 4 अंकों की कैसी थी, 4 अंकों की सबसे छोटी है ना, कक्षा 3 वाले को भी ये बात पता रहती है, सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। वही कह रहा था 4 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या है उसमें भाग लगाना है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि 1000 में भाग लग जाए 7 का, ये तो कतई जरूरी नहीं है। जब भाग हम लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या बच के आ रहा है, 6 शेष बच के आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम इसमें 6 में इतना जोड़ दें कि वो एक बार और 7 से कट जाए। तो आप देखोगे कि 6 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो ये फिर से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और शेष कभी भाजक से बराबर या बड़ा नहीं हो सकता है, तो 7 का भाग फिर से लग जाएगा, यानी एक बार और लग जाएगा, तो ये मान कट जाएगा। यानी कि मान क्या होगा, जो 1000 हमने लिखी थी सबसे छोटी संख्या, उसमें आप 1 और जोड़ दीजिए, यानी 1001 वो संख्या होगी जो किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। आप काट के देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन सवालों को लगाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहीं पर ये अगर बात आई है तो थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं, वो ये है कि अगर यहाँ पर ये कह दिया जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 5 से कट जाए, किससे कट जाए, 5 से कट जाए। कौन सी सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 5 से कट जाए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, और दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 5 से कट जाए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता होती है 999 है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये 5 से कट जाए। तब हम क्या करेंगे, 5 × 5 कितना बचा, 4 9 45, कितना बचा यहाँ पर, ये भी 4, फिर 9 45, और फिर कितना बच गया, 4। ये क्या है, शेष है, ठीक है। देखो अब इसको दो तरह से कर सकते हैं, मतलब या तो हम इसमें 4 की जगह 1 जोड़ दें तो ये 5 हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, 1 जोड़ने पर ये संख्या 3 अंक की रहेगी नहीं, ये कितने अंक की हो जाएगी, 4 अंक की। तो फिर हमारा ये जो शर्त है वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी। इसीलिए हम कर क्या सकते हैं, हम इस 4 को ही हटा दें, पूरा हटा ही दें इसको। जब ये 4 हट जाएगा तो नीचे 0 बचेगा, मान लें जो संख्या होगी वो पूरी कट रही होगी। तो अगर 999 में हम माइनस के 4 कर दें तो ये बचेगा 9 9 और 5, यानी 995 वो संख्या होगी जो किससे कटेगी, 5 से कटेगी। तो ये तरीका है बड़ी संख्या के लिए, ये तरीका है छोटी संख्या के लिए। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 52 से, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर, यहां पर हमेशा ऐसा होता है, एक बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तब एक शेष बचता है। कितना शेष बच जाता है, 44, और बच भी जाएगा। 52 से भाग दे रहे हो तो 52 से छोटी कोई भी संख्या शेष में बच सकती है ना। 52 से भाग लगा रहे हैं तो 52 से छोटी कोई भी संख्या शेष में बच सकती है। तो 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। किसी संख्या में दिया गया होगा भाग, वो हमें पता नहीं है। लेकिन यदि उसी संख्या में हम 13 से भाग लगाएं तो शेष कितना बचेगा। तो हमें संख्या तो पता नहीं है और हमें निकालनी भी नहीं है संख्या। हम क्या कर सकते हैं, जो शेष बचा है 44, हम इसमें अगेन से किसका भाग लगा देंगे, 13 का। तो आप देखोगे कि कितना आ जाएगा, 39, और कितना बचेगा, 5।
यही हमारा शेष हो जाएगा, क्योंकि जो शेष है वो 13 से इतना ज़्यादा बड़ा है कि 13 को हम 13 से काट भी देंगे तब भी उसमें कितने बचते रहेंगे, 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अगला देखिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। यहां पर थोड़ा मान लेते हैं, दो संख्याएं ही पहले मान लो ए बी सी, और जैसा वो कहे वैसा करते जाओ। हमेशा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती नहीं है। कहते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदल लो, बताओ 37% को भिन्न में बदलेंगे तो आराम रहेगी कि हम सीधा 37 को यूज करेंगे तो आराम रहेगी। तो सवाल हमेशा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को लगाते हैं। यहां पर हमें 100 मानने में ज्यादा बेनिफिट है। क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो पहले तो तीसरी मान लो कितनी, 100। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, तो क्रमशः बोल रहा है तो पहली वाली 30% कम होगी। कितनी ये कम होगी, 30%। आपको पता है 100 से अगर 30% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37%, और ये कितनी कम है, 37% माइनस 37%, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 63। कितनी हो जाएगी, 63। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो आगे, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत ज्यादा है। जब ये लाइन आती है तो प्रतिशत में सबसे बात हमें मेन ये ध्यान रखनी पड़ती है कि से वाला किससे लगा है, और से भी ना लगा हो या कुछ भी और का भी वर्ड आ सकता है। आपको बस ये देखना होता है कि हमें तुलना किससे करवा रहे हैं और किसकी करवा रहे हैं, मतलब बात किसकी हो रही है। बात किसकी हो रही है उसको ऊपर रखते हैं, जिससे तुलना करवाते हैं उसको नीचे रखते हैं। प्रतिशत के लिए कितने का गुणा कर देते हैं, 100 का। देखिए पढ़िए फिर से, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। पहली संख्या क्या हुई, 70। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितनी हुई, 63। कितने प्रतिशत कम है, तो पहले तो कितनी कम है ये निकाल लीजिए। आप निकालोगे कितनी आएगी, 7 कम है। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितनी कम, तो से का मतलब नीचे क्या आएगा, 70, और कितने प्रतिशत कम है तो कितने का गुणा कर देंगे, हम 7 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, अगला देखिए। अगला है दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 45। आगे क्या कह रहा है, और उनका अंतर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो उनके वर्गों का योगफल बताओ। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, इस तरफ लिख देते हैं, हमसे पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर वर्गों का योगफल पूछ रहे हैं, क्या वर्गों का योगफल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही नोट हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनका अंतर 4 है, उनके वर्गों का योगफल बताओ। इस कंडीशन में बहुत आसानी हो जाती है जब हम अंडरस्टैंडिंग यूज करते हैं, अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग। चाहो तो आप इसको आराम से फॉर्मूला बेस में बना लो, आप इसका होल क्यूब कर दो, ये बन जाएगा। आप इसको होल क्यूब करो, इधर से भी होल क्यूब कर दो, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, बन रहा है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ही पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, और एक्स वाई का मान कितना है, 45, तो 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुना 90 उधर जाएगा, 16 में जुड़ जाएगा जाके 90, तो कितना हो जाएगा मान इसका, 90 16 में जुड़ेगा 106। तो एक्स स्क्वायर, और कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं पर क्या, देख लीजिए। 45 है, अंतर 4 है, एक्स स्क्वायर दोनों उनका अंतर 4 है, एक्स माइनस वाई और 4, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई इज इक्वल टू 4 से 16, सही चल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, एक्स वाई का मान 45 है, हाँ 45 है, तो 45 लिख दिया, 45 दूना 90। ठीक है, 90 उधर जुड़ जाएगा जाके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 90 16 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 106। 106 आंसर नहीं है, लेकिन आंसर तो 106 ही आएगा। ठीक है, 106 ही आएगा। दूसरा तरीका इसका देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, आपको जो संख्याएं दी थी x इंटू वाई, आप इसमें देखिए कि x का मान कितना है, कितना हम रख सकते हैं, अभी हम बताएंगे 9 क्यों रखा और इसका 5 क्यों रखा। इन दोनों का अंतर x माइनस वाई जो था वो 4 था। संख्याएं ऐसी रखिए जिन दोनों का गुणनफल ये हो जाए और जिन दोनों का अंतर कितना हो जाए, ये हो जाए। तो 9 पना 45 कंडीशन फॉलो है, 9 से 5 गया तो 4 ही बचेगा, कंडीशन अगेन फॉलो है। अब आप इनके वर्गों का योगफल करना है, तो इनके वर्गों का योगफल कर दीजिए। 9 9 81 प्लस 55 25।
और 25 81 कितना हो जाएगा 106। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का है। तो ये औसत ही, लेकिन थोड़ा सा घुमा के है, तो देख लीजिए। 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है, तो लिख लेते हैं 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत कितना है 105 है। उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। पहली संख्या, अगर हम पहली की बात करें, पहली का अन्य 4 संख्याओं के योग का कितना है 2/5। तो पहले 2/5 लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। पहली, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का, तो देखो ये क्या हो जाएगी पहली, ये क्या हो जाएंगी अन्य 4 संख्याएं। अभी हम समझा देते हैं, अन्य 4, फिर से सुनिए इस बात को। ये तो पता ही है 5 संख्याओं का औसत 105 है। आगे कह रहा है उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का, अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 है। तो यहां पर 2 कौन सी हो जाएगी, वो पहली हो जाएगी, और ये 5 कौन सी हो जाएगी अन्य 4। भाई 2/5 तुलना कर रहे हैं ना, जिससे तुलना कर रहे हैं वो नीचे आ जाएगा, और जिसकी कर रहे हैं वो ऊपर चला जाएगा। तो पहली हो गई 2 और अन्य 4 हो गई 5, यानी उनका योग, अन्य 4 का योग, पूरी बात लिखिए, अन्य 4 का योग ये हो गया। अब अगर हम इनको जोड़ें दोनों को, तो हमारा योग कितना आएगा 7 आएगा। ये आएगा सभी का योग, मतलब पांचों का योग। ऐसे लिख देते हैं इसको, पांचों का योग, पांचों का योग कितना आया 7। लेकिन 7 नहीं है, पांचों का योग हम यहां से निकालेंगे। कितना 105 अगर औसत था, तो इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 525। 525 हो जाएगा ये पांचों का योग। पांचों का औसत जब 105 था, तो पांचों का योग निकल आएगा 525। 7 बराबर 525, तो 1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 1, 7 का उसमें भाग लगा दीजिए, 7 सते 49, और कितना बचा 3 35, 7 पन्ना 35, तो कितना मान आया 75। अब वो हमसे पूछ क्या रहा, पहली संख्या बताओ, और पहली संख्या हम लोगों ने क्या मानी थी 2, तो 2 में गुणे 75 बराबर कितना हो जाएगा 150। उत्तर आ जाएगा हमारा 150। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको आराम से लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, 3√4, √2, 6√3, 4√5 को अवरोही क्रम में लिखिए। जब इस तरह का सवाल हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब इस तरह का होता है, इसमें हमने अवरोही क्रम पूछ दिया जाए, या कौन सा मान, किसका मान बड़ा है किसका मान छोटा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 4 की पावर कितना हो जाएगा 1/3, 2 की पावर कितना होगा 1/2, और ये कितना होगा 3 की पावर 1/6, 4 की पावर 5 की पावर, 5 की पावर कितना हो जाएगा 5 की पावर 1/4, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि घातें बहुत अलग अलग हैं, तो हम सभी का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम कितना आएगा घातों का एलसीएम आएगा 12। 12 का सभी में गुणा कर देंगे। सब में अगर गुणा करेंगे तो 4 की पावर क्या बनेगा, इसमें भी 12 का गुणा, 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 तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 2 की घात कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 3 6 दूनी 12, 5 4 दियो 12। मान निकाल लीजिए इसके, 4 चक्कू 16, चक्कू 64, चक्कू 200, 4 चक्कू 16, 256, कितना था 4 चक्कू 16, चक्कू 64, चक्कू 4 चक्कू 16, 4 छंग 24 25। ठीक है, और 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 3 त्रिका 9, 55 25 पंचे 125। ठीक है, ये आ गए। अब आप इनको क्रम में लगा लीजिए, सबसे बड़ी है 256, तो आ जाएगा क्या, यही वाली 256 कौन सी थी 3√4, ये सबसे बड़ी है। इसके बाद ये है कौन सी 4√5, इसके बाद कौन सी है ये √2, और सबसे लास्ट में कौन सा है 6√3। ये इनका हो गया अवरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया
अवरोही। और अवरोही क्रम कैसा होता है, सॉरी, अवरोही क्रम कैसा होता है, बड़े से छोटा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0.00032 की पावर है 0.6 बराबर x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी इसके नीचे क्या कर सकते हैं 32 लिखा रहने दीजिए और 1 के आगे कितनी जीरो लगा दीजिए 5। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। ऊपर क्या था 0.6 बराबर था x। अब देखिए ये कितना है 2 की पावर 6, 2 दूना 4 दूनी 8, नहीं 2 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर कितना हो जाएगा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और ये कितना है, ये 10 की पावर कितना है 5, और इसकी पूरे की पावर क्या चल रही थी 0.6। अब हम इसको 5 को ऊपर कर सकते हैं, यानी 2/10 की पावर 5 इंटू, ये क्या कर सकते हैं 6/10 इसको लिख सकते हैं, पॉइंट है ना तो 6/10 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 तियां 6, तो कितना हो जाएगा 2/10 की पावर 3 बराबर क्या चल रहा था x चल रहा था। ठीक है, अब इसको कर दीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8 ऊपर हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा नीचे 1000 बराबर x। तो x का मान अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 0.008। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका मान। तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, आगे के प्रैक्टिस में और क्वेश्चंस अच्छे लाएंगे और आपको मज़ा आएगा करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।